the Islamic Republic of Iran ship Dana. ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध क्या भारत के नजदीक पहुंच रहा है? और ये एक बहुत गंभीर मसला हुआ है। हिंद महासागर में ईरान के एक जहाज के अमेरिका के द्वारा मार गिराए जाने की खबर आई है, जो बेहद चौंकाने वाली है, बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि इसका प्रभाव भारतीय सीमा के पास तक पहुंच गया है। यह युद्ध दुनिया का विनाश तो करेगा ही, क्या ये विनाश की कुछ लपटें भारत तक पहुंच रही हैं और भारत सरकार की विदेश नीति पर बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हम बात करेंगे इस दुनिया के तीसरे अघोषित विश्व युद्ध में किस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को एक एक करके तबाह कर रहा है, वहीं ईरान भी अमेरिका और इजराइल के हथियारों से तबाह होता जा रहा है। इन सब में कितना बड़ा खतरा है, चीन ने क्या संदेश दिया और पुतिन ने कौन सी धमकी दी है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किन नेताओं के लिए कहा कि वो पैदा होते हैं और मारे जाते हैं, क्या अमेरिका बुरी तरह इस युद्ध में फंस गया है, और क्या दुनिया के तीसरी देशों पर स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज के प्रभाव और असर देखने को मिल रहे हैं। भारत में पेट्रोल पंपों पर भगदड़ शुरू हो गई कि युद्ध से तेल महंगा होगा, अभी से भरा कर रख लो। लेकिन अर्थव्यवस्था पर जो इसका असर होगा, इसका तो मूल्यांकन भी बचा है। लेकिन जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो उसी जहाज देना की है जिसकी बताई जा रही है सोशल मीडिया पर अमेरिका ने ईरान के इस जहाज को मार गिराया है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि वह जो मारा गया है वह भारत की सीमा यानी हिंद महासागर में। श्रीलंका सरकार ने इसकी पुष्टि की है। पूरे मामले को जरा गौर से समझिएगा कि भारत तक इसकी लपट युद्ध की कैसे आ रही है और क्यों गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा वाकया यह है, उनका युद्धपोत आइरिस देना 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के पास हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टारपीडो हमले से डुबा दिया गया। उस समय जहाज भारत के विशाखापत्तनम में हुए नौसैनिक कार्यक्रम से लौट रहा था। अपनी स्क्रीन पर उस कार्यक्रम की वह वीडियो देखिए जो मिलन युद्धाभ्यास 2026 की है, और इसमें ईरान के कई सैनिक भी शामिल थे और इसी युद्धाभ्यास से लौट रहे थे। रिपोर्ट की माने तो लगभग 180 नौसैनिक सवार थे, जिनमें से 80 से 90 की मौत हो गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। श्रीलंका की नौसेना ने तकरीबन 30-32 नाविकों को बचाया भी है। मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जैसे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यह जहाज वापस अपने देश लौट रहा था। हालांकि हमला भारत के क्षेत्रीय जल में नहीं बल्कि श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास समुद्र की नीति क्या होगी, इसके पुराने बयान वायरल करके पूछा जा रहा है कि जनाबे आली, आपने तो दावा कुछ और किया था और हकीकत में आप इतने बुरे फंस गए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण। We would continue to actively pursue and promote our geopolitical strategy and economic interests on the seas. अमेरिका ने इसे ईरान के साथ चल रहे व्यापक सैन्य टकराव का हिस्सा बताया है, जबकि ईरान ने इसे बिना चेतावनी किया गया हमला कहकर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका को इसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद से ही भारत की सरकार के विदेश नीति पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। गहरे सवाल तब भी खड़े हुए थे जब ईरान के राष्ट्र प्रमुख के मारे जाने के बाद एक मानवीय या नैतिक न्यूनतम मर्यादा का ट्वीट नहीं आया कि श्रद्धांजलि देते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्या रणनीति अपनाएंगे, इसको लेकर अभी देश नजर बनाए हुए है। और ऐसा कोई भी मामला जब बहुत संवेदनशील होता है तो हम अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के न हम तो विशेषज्ञ हैं और न इसकी बारीक सूचनाएं, तकनीकी पहलू हमें पता है, लेकिन विश्लेषण बाहर से एक होता है कि अगर आंच आप तक पहुंचने लगे
तो फिर उसकी मुश्किल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मौकों पर सरकार को दो काम करे। हम आपके साथ हैं सरकार के। दुनिया के बाहर अगर कहीं कोई भारत के ऊपर सवाल उठेगा तो पूरा देश एकजुट होकर के भारत सरकार के साथ खड़ा होगा। ये जिम्मेदारी भी देश निभा रहा है। और दूसरी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि वो सरकार को आईना भी दिखाए कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को गौर से देखिए। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि अमेरिकी इजरायली हमलों का हमारी सरहदों के करीब हिंद महासागर तक पहुंचना देशवासियों के लिए चिंता का विषय है और इन अर्थों में बेहद चिंतनीय भी कि इस गंभीर विषय पर भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी है। स्पष्ट किया जाए कि इसे चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण इसे घिग्गी बंद न माना जाए। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव आज लिखते हैं, भाजपा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके होठ किसी ने सिल दिए हैं। जनता पूछ रही है कि आपका कौन सा पत्ता दबा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के नाते ये सरकार, विदेश मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री का संयुक्त दायित्व बनता है कि उसे अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। परंतु कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी सरकार द्वारा मुंह न खोलने पर इस वैश्विक मुद्दे पर विपक्ष को मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। इस संकट काल में सरकार आगे आए और देश की जल, थल, वायु सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित करे। जो भाजपा सरकार कुछ कह भी नहीं रही है वो करेगी क्या, ये सोचकर देशवासी परेशान है। भाजपा ने जनता का विश्वास खो दिया। ऐसा लग रहा है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। भाजपा सरकार अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अस्पष्ट नीति अपनाने का तरीका ढूंढ रही है जिससे लोग अटकलों में ही उलझे रहें। भाजपा आगामी संसद सत्र में भी ऐसा कोई विवादास्पद विषय जरूर उठाएंगे जिससे भाजपा सरकार की विफलताओं पर बात ही न हो सके। देश के लिए समय सरकार शून्यता का काल है। कितना सख्त अल्फाज। अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भारत सरकार को आगाह किया, चेताया और यह भी कहा कि आप फेल हो रहे हैं। इस तरह से फेल होना विदेश नीति का विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वरना केवल विपक्ष ही नहीं देश की जनता भी बोलेगी। मैं चाहता हूं कि एक सेना के पुराने अधिकारी को जरा गौर से सुनिए, जो साफ तौर पर कह रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत बुरी तरह फंस गया है और भारत के चारों तरफ अमेरिका आग लगा रहा है। और क्या क्या कर रहा है अमेरिका, जरा सुनिएगा। भारत के चारों तरफ आग लगा रहा है अमेरिका। श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, लद्दाख में कलर्ड रेवोल्यूशन। अब क्या नहीं कर रहे साहब आप हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। शत्रु बोध तो हो जाना चाहिए, चाहे डेमोक्रेट चाहे रिपब्लिकन। हमने सोचा था रिपब्लिकन की आने से फर्क पड़ेगा, इट इज बिकम वर्स। जो बाइडेन भी चालू हो गया था, ये जो बाइडेन के टाइम में हुआ था बांग्लादेश का कलर्ड रेवोल्यूशन, वो सब CIA ने किया, अमेरिका ने किया। अब हमसे $1 अरब ले लिए GE404 इंजन के लिए। 2.5 साल हो गया, दो इंजन नहीं दिए साहब। अब जाके जब रोप पिट के 5 इंजन और दिए, 200 चाहिए। ये तो मतलब हमको नुकसान करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। जनरल बख्शी के बयान को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि और सिलसिलेवार एक बार जान जाइए कि हो क्या रहा है। खुद अमेरिका के सीनेट में हंगामा हो रहा है और वहां एक शख्स खड़े होकर के कहता है कि इजराइल की सनक पर पूरे अमेरिका को युद्ध में क्यों झोंका जाए, फिलिस्तीन को क्यों तबाह किया जाए, और ये युद्ध अमेरिका के ऊपर थोपा गया युद्ध है। और उसके बाद सेना के लोग देखिए किस तरह से इस व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं और यह देखिए दरवाजे में हाथ दब जाता है, पीछे से लोग चीख पड़ रहे हैं, हाथ दबा हुआ, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स उसको निकालते हैं और बेरहमी से बाहर ले जाते हैं। तब भी वो आदमी कहता है कि अमेरिका को युद्ध में एक व्यक्ति अपनी सनक से झोंक रहा है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान। Seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking place. और इसी के लिए ईरान ने आगाह किया है। ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन का कोई भी ख्वाब देखेंगे तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि ईरान ने कहा है कि इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हम हमला कर देंगे। दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो यह साफ तौर पर सामने आ रहा है कि चीन ने कहा है कि युद्ध रुकना चाहिए, ज्यादा लंबा ना बढ़े। लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि चीन अपने कुछ लोगों को ईरान की तरफ से नेगोशिएशन के लिए भी प्रयास कर रहा है।
चीन क्या करेगा ये आने वाले दिनों में तय होगा। वहीं रूस की बात करें तो रूस कह रहा है कि वो यूरोपियन देशों को जो तेल सप्लाई का सवाल है इस पर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है, यानी गैस सप्लाई यूरोप से रोक दी जाए, इस तरह के भी कुछ बयान आ रहे हैं। वहीं फ्रांस ने अपने अड्डे अमेरिका के इस्तेमाल के लिए खोल दिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान भी आया था कि दुनिया के वे तमाम देश जैसे अमेरिका अपना मित्र देश कहता था, वो उसकी मदद उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, लेकिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब कुछ वीडियोस जो ब्रिक्स सोशल मीडिया हैंडल पर हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने भारी मिसाइलों की बरसात की है और इलाके में भारी तबाही भी हुई है। वहीं ईरान की तरफ से कुछ लोगों का दावा है कि इजराइल चूंकि अपने यहाँ के फुटेज जारी नहीं कर रहा है, इसलिए इजराइल में जो ईरान ने तबाही की है वह दुनिया भी नहीं देख पा रही है, जबकि हकीकत यह है कि ईरान ने भी धुआंधार तबाही की है। वहीं ईरान ने अपने आसपास के कई देशों पर, जो अरब देश हैं जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर भी हमले बढ़ा दिया है ईरान ने। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि एक स्ट्रेच ऑफ हार्मुज, उस पर नियंत्रण, उस पर इतना सख्ती, और अमेरिका लाख दावा कर रहा है। और अभी भी पिछले 24 घंटे में भी अगर अमेरिका के बयानों को गौर करेंगे तो देखेंगे कि वो कह रहा है रिवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान के हैं उनके कई ठिकानों पर फिर हमने हमला किया। वहीं ईरान कह रहा है कि यूएस के कई ठिकाने तो हमने तबाह और बर्बाद कर दिए। इस पूरे उठापटक के बीच भारत सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा भेज रही है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनवा रही है। देश में इतना बड़ा हिंद महासागर तक इस युद्ध की लपट आ चुकी है, फिर भी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली एक काम किया जा रहा है, चुप्पी, मौन। क्या ये मौन उन लोगों को भी समझ में आएगा जो स्ट्रेच ऑफ हार्मुज के बंद होने की खबर, टीवी तो आपका रोज गा रहा है कि भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती, लोग लाइन लगा लिए कि पेट्रोल डीजल भरवा ले। अगर ये इसकी बानगी है तो भारत भी इसका मतलब युद्ध के प्रभाव में आएगा और भारत पर भी युद्ध के असर देखने को मिलेंगे। फिर सरकार क्या कर रही है? मुझे अखिलेश यादव की ये बात बिल्कुल जायज लगती है कि भारत सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक चुप्पी ओढ़े हुए है, जिससे कंफ्यूजन बना रहे कि भारत को क्या मतलब, भाई वहां वो युद्ध हो रहा है उससे हमसे क्या मतलब, अब युद्ध तो आपके किनारे आ गया, अब क्या करेंगे आप? लेकिन भारत सरकार कहीं ऐसी चुप्पी तो नहीं साधना चाहती कि वह चुपचाप रहे, स्टैंड लेने से बचे, क्योंकि स्टैंड तो पहले ही आपने ले लिया। आप अमेरिका के साथ खड़े होते दिखते हैं, आप इजराइल यहां जाकर के संसद में भाषण देते हैं, सर्व सम्मान लेते हैं, और ईरान के राष्ट्र प्रमुख के मारे जाने पर भी आप कोई ट्वीट नहीं करते हैं। आप बाकी देशों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, ईरान के बारे में कोई बात नहीं। इसका मतलब आपने अपना स्टैंड चुना है कुछ कुछ हद तक, तो ये तो सवालों के घेरे में आएगा ही। और अगर ये सवालों के घेरे में आएगा और जनता आपसे पूछेगी तो आप क्या जवाब देंगे? इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि कहीं आगामी संसद सत्र में कोई और बड़ी विवादित चीज बिल के रूप में पेश कर दो, सब उसमें उलझ जाएंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें जो बढ़ रही हैं, इस पर कोई सोचेगा ही नहीं। फिर वो पैंट का नाड़ा खींच देगी, पैंट बचाने में पकड़ लीजिए, और जो आप हक मांग रहे थे वो मुट्ठी तनी हुई वापस चली जाए। बीजेपी इस रणनीति से बिहार में मुख्यमंत्री अपना बना सकती है, संसद अपने मन से चलवा सकती है, बिल पास करवा सकती है, पूरे देश पर अपना एक छत्रराज कर सकती है, देश का कल्याण करके उसे विश्व गुरु और डंका नहीं बजवा सकती। ये तो साफ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ध्यान से समझिएगा कि युद्ध की आंच भारत तक पहुंचने लगी तो नजर तो आपको भी रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लोगों तक शेयर करिए, झूठी खबरों और फेक न्यूज से बचिएगा, हड़बड़ी में ना आइए, सरकार के पक्ष का इंतजार करिए, लेकिन जागरूक रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।